बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़ियत व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहु अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इयाबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। तर्जुमा है, क्या ये ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह पैदा किए गए हैं, और आसमान को कि किस तरह ऊंचा किया गया है, और पहाड़ों की तरफ के किस तरह गाड़ दिए गए हैं, और ज़मीन की तरफ के किस तरह बिछाई गई है। बस आप नसीहत कर दिया करें, क्योंकि आप सिर्फ़ नसीहत करने वाले हैं, आप कुछ इन पर दारोगा नहीं हैं। हाँ, जो शख्स रूगर्दानी करे और कुफ्र करे उसे अल्लाह ताला बहुत बड़ा अज़ाब देगा। बेशक हमारी तरफ इनका लौटना है, फिर बेशक हमारे ज़िम्मे है इनसे हिसाब लेना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं उस शख्स के लिए जन्नत के अंदर एक घर का ज़ामिन हूँ जो लड़ाई झगड़ा तर्क कर दे अगरचे वो हक़ पर हो, और जन्नत के बीचों बीच एक घर का उस शख्स के लिए जो झूठ बोलना छोड़ दे अगरचे वो हंसी मजाक में ही हो, और जन्नत की बुलंदी में एक घर का उस शख्स के लिए जो खुश खल्क हो। स्लाइड्स शो हो रही हैं सबको? यस सर। जी, आज हमने तीसरा करिकुलम मॉडल्स ये स्टार्ट करेंगे। इसे हम साइक्लिकल मॉडल या इसको व्हीलर मॉडल भी कहा जाता है। डी.के. व्हीलर ने ये मॉडल 1967 में प्रेजेंट किया था। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, जैसा कि हमने परसों जो है इसको डिस्कस किए थे। इसके जो 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल्स हैं, टेलर मॉडल, टाबा मॉडल, साइक्लिकल मॉडल और स्टेज बेस्ड या फ्लो चार्ट मॉडल। तो हमारा तीसरा आज मॉडल है साइक्लिकल मॉडल। जैसा कि हमने बात की थी मॉडल की डेफिनेशन में कि मॉडल बेसिकली एक फॉर्मेट है, एक सेट पैटर्न है जिसको प्री डिटरमाइन किया गया है कि ये इन स्टेप्स के थ्रू आपने अपने करिकुलम को डिज़ाइन करना है। तो जो व्हीलर ने मॉडल दिया उसने कहा कि ये एक साइक्लिकल फॉर्म में चलता है। साइक्लिकल और लीनियर में डिफरेंस ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, मॉडल है, अगर वो साइक्लिकल है तो इसका मतलब है कि वो नेवर एंडिंग है। क्या मतलब हुआ कि एक दफ़ा इवैल्यूएशन हुई तो दोबारा से उसको क्या किया जाएगा, रिव्यू करके दोबारा से ऑब्जेक्टिव बना दिए जाएंगे। जैसे इसके देखें, एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, पहला इसका लेवल या स्टेप है, दूसरा लर्निंग एक्सपीरियंस, तीसरा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, चौथा इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस और कंटेंट की, और 5वें नंबर पे इवैल्यूएशन है। इवैल्यूएशन में नताइज ठीक नहीं आते तो क्या किया जाएगा, फिर दोबारा से नए सिरे से एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, और इसी तरह फिर उनके अकॉर्डिंग एक्सपीरियंसेस, कंटेंट सेलेक्ट किया जाएगा, उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, फिर इवैल्यूएट किया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि रिज़ल्ट्स अचीव नहीं हुए, अगेन फिर ऑब्जेक्टिव्स जो है वो नए सेट किए जाएंगे। तो ये साइक्लिकल मॉडल होता है, यानी ये पैटर्न रिपीट होता रहता है। जबकि ऊपर जो हमने टाबा का मॉडल देखा या हमने टेलर मॉडल देखा तो ये लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल से क्या मुराद हुआ, इससे ये मुराद हुआ कि एक दफ़ा ये स्ट्रक्चर बन गया तो बस बन गया, यानी ये रिपीट नहीं होगा। फिर आप जो है इसको जब करेंगे तो मुकम्मल का आपका जो मॉडल है, सारे के सारे मॉडल को आप जो है वो नए सिरे से तश्कील देंगे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है साइक्लिकल अप्रोच में और लीनियर अप्रोच में। तो साइक्लिकल मॉडल है, कंपोनेंट्स इसके जो हैं वो 5 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ से अगर आप देखें तो सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये इसका पहला कंपोनेंट है। जब हम गोल्स, एम्स या ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, एम्स हम कहते हैं कि जो नेशनल लेवल एक्सपेक्टेशंस हैं उनको हम क्या कहते हैं, एम्स कहते हैं। और गोल्स किसको कहते हैं, गोल्स जो है सब्जेक्ट या इंस्टीट्यूशन बेस्ड जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनको हम गोल्स कहते हैं। और क्लासरूम लेवल के जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं या आउटकम्स होते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप है। जब हम एम्स, गोल्स, ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं तो उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जैसा पहले भी मैंने आपको 2 से ज़्यादा मरतबा बता चुका हूँ, क्योंकि ये 2 से 3 दफ़ा
ये जो वर्ड है लर्निंग एक्सपीरियंस ये आया है, इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़, टीचिंग मेथडोलॉजीज़, आपने कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ करना है। तो ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस फिर उनकी बेस पे हम जो है वो क्या करेंगे, देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन फिर हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, हम फिर जो कंटेंट है वो सेलेक्ट करेंगे। कंटेंट सेलेक्ट हो गया, लर्निंग एक्सपीरियंसेस सेलेक्ट हो गए, तो फिर हम इन दोनों को ऑर्गेनाइज और इंटीग्रेट करेंगे कि किस मेथड के लिए कौन सा लर्निंग एक्सपीरियंस या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस कंटेंट कंपोनेंट के लिए, किस पार्ट के लिए कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हुआ। उसके बाद फिर इवेलुएशन या असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद अगेन ये साइकिल जो है इस तरह रिपीट होता रहेगा। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं, सिलेक्शन ऑफ एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेलुएशन। इसके ये 5 जो है वो कंपोनेंट्स हैं। मेन डिफरेंस जो है टेलर मॉडल, टाबा मॉडल और इसमें ये है कि वो जो टेलर मॉडल है वो लीनियर है, ये साइक्लिकल अप्रोच है। ये कब दिया गया, 1967 में दिया गया। इससे 3 साल बाद करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए एक नई टर्म जो है जिसको सिचुएशनल एनालिसिस कहा जाता है, तो इस पे फोकस किया गया, इस पे काम जो है वो स्टार्ट हुआ 1970 में। करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस या साइक्लिकल मॉडल में एक नई चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई जिसको सिचुएशनल एनालिसिस का नाम जो है वो दिया गया। अगर आप ये नीचे वाला चार्ट देखें जो है चेन चार्ट या फ्लो चार्ट, इसमें देखें तो एक चीज़ का इजाफा किया गया। जैसे यहाँ ऊपर ये था एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, फिर इवैल्यूएशन है। तो इसमें यहाँ पे सिचुएशनल एनालिसिस को जो है वो ऐड किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो देखने से पहले, यानी ऑब्जेक्टिव्स हम ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उससे पहले क्या किया जाना चाहिए, उससे पहले हमें सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए। प्रिवेलिंग कंडीशंस क्या हैं, सोसाइटी की डिमांड्स क्या हैं, स्टूडेंट को जो है कौन से वोकेशंस में जाना चाहिए, नेशनल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, सोसाइटी में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्रिमिनल इश्यूज़ हैं, इसी तरह जैसे टेररिज्म है, करप्शन है, इस तरह की। तो किस चीज़ की जो है ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसको हम कहते हैं सिचुएशनल एनालिसिस। जिस सोसाइटी के लिए करिकुलम डेवलप किया जा रहा है तो उस सोसाइटी की सिचुएशन को एनालाइज करना, इसको हम क्या कहते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस कहते हैं। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन। सर ये कंपोनेंट्स में 1 नंबर पे आएगा, जी पहले नंबर पे, कंपोनेंट्स में हाँ 1 जी नंबर पहले पे आएगा नंबर, जी सिचुएशनल जी पहले एनालिसिस, नंबर पे, फर्स्ट नंबर, जी जी पहले नंबर पे। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ओके एनालाइजिंग द सिचुएशन बिफोर द करिकुलम डेवलपमेंट, ये यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है। इज़ डेवलप्ड इफेक्टिवली, यानी कि करिकुलम को डेवलप करने से पहले हम क्या करते हैं, उस सोसाइटी को एनालाइज करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग फैक्टर दैट एग्जिस्ट इन द इन्वायरमेंट और सोसाइटी वेयर द करिकुलम इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, जहाँ पे करिकुलम इम्प्लीमेंट करना है या डिज़ाइन करना है, तो उसको हम देखते हैं। ऑड्रे एंड हॉवर्ड निकल्स ने एक किताब लिखी, डेवलपिंग अ करिकुलम अ प्रैक्टिकल गाइड, 1978 में। तो पहली मरतबा इन्होंने जो है इसके अंदर एक साइक्लिकल अप्रोच में जो सिचुएशनल एनालिसिस है इसको भी ऐड किया। devised a straightforward cyclical approach that covered the elements of curriculum briefly but succinctly। तो ये अप्रोच जो है सिचुएशनल एनालिसिस 1970 में, और उसके बाद फिर ये डेवलपिंग अ करिकुलम अ प्रैक्टिकल गाइड, ऑड्रे एंड हॉवर्ड निकल्स की जो बुक है उसमें भी ये मेंशन थी साइक्लिकल अप्रोच। उसके बाद स्टेज बेस्ड या फ्लो चार्ट मॉडल, ये लाटन ने दिया। इसकी जो है 5 स्टेजेस हैं, जैसे 47-55 मैंने आपको बताया था कि ये आपने याद रख, तुम हो वही लेकिन 47-55, ये सेंटेंस आप याद रखें और ये डेट, तो आपको इनकी स्टेजेस भी याद रहेंगी और सीक्वेंस भी। यानी पहला जो टेलर मॉडल था वो हमने कहा कि जो है वो डिडक्टिव अप्रोच है,
और टीचर सेंटर्ड जो है एडमिनिस्ट्रेटर सेंटर्ड अप्रोच है, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, तो वो क्या करती है अपनी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक जो हैं वो करिकुलम को डिज़ाइन करती है। टापा मॉडल में हमने कहा कि इसमें टीचर इन्वॉल्व है, टीचर को डिज़ाइन करना चाहिए, जिसमें हमने स्टार्ट में हमने कहा कि डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, तो टीचर नीड्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड जो मॉडल है, जो है इंडक्टिव अप्रोच है जिस मॉडल की, तो वो कौन सा है, टाबा मॉडल है। उसके बाद हमने साइक्लिकल अप्रोच की बात की है आज, व्हीलर मॉडल की, और अब हम बात करने फ़्लो चार्ट मॉडल की। फ़्लो चार्ट में जैसे हम अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ साइंस के सब्जेक्ट्स में, फ़्लो चार्ट में एक हायर ऑफिसर है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे एक फ़्लो में होती हैं चीज़ें, तो इसको फ़्लो चार्ट कहते हैं। स्टेप वाइज डिफरेंट स्टेज के पे जो लोग होते हैं उनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं। इसी तरह हम जो है ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, किसी ह्यूमन बीइंग, किसी इंडिविजुअल के जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन, तो उस पर भी चार्ट समटाइम बने होते हैं इस तरह के फ़्लो चार्ट्स के फ़लाँ पार्ट का ये फंक्शन है, तो ये सीक्वेंस में होते हैं। तो स्टेज बेस्ड मॉडल या फ़्लो चार्ट मॉडल ये किसने दिया, लाटर ने दिया। इसके 5 कंपोनेंट हैं, 1989 में ये दिया। और इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले अगर आप देखें तो फ़िलोसॉफ़िकल क्वेश्चन, जैसा कि स्टार्ट में जब हम इसको करिकुलम को स्टार्ट कर रहे थे तो उस वक़्त हमने फाउंडेशंस पढ़ी थी। तो फाउंडेशन में मैंने आपको बताया था कि जो नॉलेज, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स, फिर इम्पोर्टेंस और स्ट्रक्चर, ये 3 चीज़ें नॉलेज की कौन एड्रेस करता है, फ़िलासफ़ी जो सब्जेक्ट है वो एड्रेस करता है हमारे करिकुलम में। यानी ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो भी होंगे वो फ़िलासफ़िकल बैकग्राउंड होता है। और इसी तरह जो दूसरे नंबर पे नॉलेज का स्ट्रक्चर, जो नॉलेज इंक्लूड किया जाएगा, और उसकी इम्पोर्टेंस, ये 3 चीज़ें। तो यहाँ पे इसने कहा कि पहले जो स्टेज है इसमें फ़िलासफ़िकल आइटम्स या कंटेंट या क्वेश्चन शामिल होते हैं, मसलन एम्स ऑफ एजुकेशन, वर्थ वाइलनेस ऑफ नॉलेज, नॉलेज की अहमियत, एम्स, ये मैं 3 चीज़ें होती हैं इसमें फ़िलासफ़ी में, जैसे मैंने आपको फाउंडेशन में इसका डिटेल में बताया था। तो पहला कंपोनेंट क्या है, एम्स, नॉलेज, रियलिटी, वैल्यूज़। तो फ़िलासफ़ी जब हम देखेंगे तो फ़िलासफ़ी जो है वो 3 वर्ड्स को जो है फोकस करता है, नॉलेज, रियलिटी और वैल्यूज़ को। तो यहाँ भी यही बात की जा रही है कि एम्स, नॉलेज, रियलिटी और वैल्यूज़, ये चीज़ें जो है ये फ़िलासफ़ी एड्रेस करती है। और मैंने आपको बताया था कि एम्स की जब भी बात आएगी तो इसका मतलब ये है कि कोई फ़िलासफ़िकल एस्पेक्ट है, और टीचिंग मेथड की अगर कोई बात आएगी तो इसका मतलब ये होता है कि वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है। 2 सेकंड होल्ड कीजिएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं वो क्लास पढ़ाना बैठा, बस जो ख़त्म थी तो बात निकल। जी इंशाल्लाह 5 बजे इथों निकल सूँ, क्लास तो फौरी बाद। ठीक, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, उसके बाद ये पहली स्टेज। दूसरी स्टेज में हम इसमें देखते हैं सोसाइटी, यानी जैसे हमने 4 फाउंडेशन देखी थी, तो सोशल एस्पेक्ट्स को हम देखते हैं, सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट को फोकस करते हैं इसमें। तो दूसरी स्टेज इसमें क्या होती है, कल्चरल वेरिएबल्स, यानी इसमें हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में कहाँ कहाँ पे किन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किन वैल्यूज़ को, किन एरियाज़ को, कौन कौन सी जो है वो इलीगैलिटीज़ ज़्यादा हो रही हैं हमारे मुआशरे में, तो हम इन चीज़ों को फोकस करते हैं। तो दूसरे नंबर पे है इम्प्रूविंग सोसाइटी। उसके बाद थर्ड नंबर है सिलेक्शन ऑफ डाटा कंटेंट फ्रॉम कल्चर। हमारा जो कल्चर है, किसी भी, चूँकि कोई भी करिकुलम है वो किसी एक सोसाइटी के लिए जो है वो डिज़ाइन किया जाता है, तो यहाँ पे हम जो है उस सोसाइटी का कल्चर देखेंगे, ट्रेडिशंस देखेंगे कि इस सोसाइटी में कौन सा कल्चर जो है, कौन सी जो ट्रेडिशंस हैं वो हमें अपने करिकुलम के अंदर जो है इंक्लूड करनी चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ कंटेंट फ्रॉम कल्चर, तो तीसरा इसका कंपोनेंट या तीसरी स्टेज
कल्चर से हम चीज़ें लेते हैं। उसके बाद है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जैसे हमने बात की है कि अभी मैं बता रहा था कि इसमें 3 चीज़ें होते हैं, लर्नर, लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। लर्नर में तो बच्चा आएगा, बच्चे की नीड, इंटरेस्ट और उसका मेंटल लेवल, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट, उसकी ग्रोथ, उसकी रेडीनेस, ये सारी चीज़ें जो है लर्नर्स को एड्रेस करती हैं। दूसरे नंबर पे साइकोलॉजी का जब भी लर्निंग, टीचिंग या लर्निंग में आपसे पूछा जाए तो 3 चीज़ें ये एड्रेस, जैसे फ़िलासफ़ी में हमने कहा एम्स, इसी तरह इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज और उसके साथ साथ स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ये 3 चीज़ें फ़िलासफ़ी एड्रेस करती है हमारी एजुकेशन में। और साइकोलॉजी ये 3 चीज़ें एड्रेस करती है, लर्नर, लर्निंग प्रोग्रेस, ये लर्निंग प्रोसेस एंड लर्निंग सिचुएशन। लर्नर का मैंने बताया कि नीड, इंटरेस्ट, स्टूडेंट का मेंटल लेवल, उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उसकी रेडीनेस एट्सेट्रा। और लर्निंग प्रोसेस में कि लर्निंग कैसे कंडक्ट हो रही है, टीचिंग कैसे हो रही है, बच्चे कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस एंड सिचुएशन, सिचुएशन किस तरह की है, टीचर सेंटर्ड है, लर्नर सेंटर्ड है। यानी लर्निंग प्रोसेस से मुराद ये है कि कौन सा मेथडोलॉजी अडॉप्ट की जा रही है, और लर्निंग जो है सिचुएशन में कि ये जो मेथडोलॉजी है ये टीचर सेंटर्ड है या स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो ये चीज़ें एड्रेस की जाती हैं। तो चौथे नंबर पे साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स या क्वेश्चन हैं इसमें एड्रेस किए जाते हैं, और 5वें नंबर पे फिर इसकी एवेलुएशन होती है। एम्स, इम्प्रूविंग सोसाइटी या कल्चरल वेरिएबल्स, और तीसरा नंबर वेरिएबल का मतलब चीज़ें चेंज होने वाली कोई भी चीज़। तो हर सोसाइटी के ऑब्वियसली अपना कल्चर होता है, तो डिफरेंट जो है उसके वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे सिलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम कल्चर, साइकोलॉजी एंड इवेलुएशन। तो ये 5 जो है इसके कंपोनेंट्स हैं। इसी तरह लाटन ने एक और मॉडल दिया, कल्चरल मॉडल ऑफ करिकुलम। तो उसने जो कल्चर है किसी भी करिकुलम में, कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं या कल्चर से रिलेटेड जो करिकुलम है उसके लिए उसने ये मॉडल दिया। तो उसके ये 8 कंपोनेंट्स हैं, एस्थेटिक सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, मोरालिटी सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम, रैशनैलिटी सिस्टम और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। ये 8 जो है लाटन के ने 1984 में इस मॉडल से पहले ये भी एक मॉडल दिया। MCQs में पूछा जा सकता है कि स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ करिकुलम जो है, कल्चरल मॉडल ऑफ करिकुलम ये किसने दिया, तो ये भी लाटन ने दिया था 1984 में। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट जो है 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनसे रिलेटेड लाजमी इम्तिहान ऑब्जेक्टिव में और सब जो इंटरव्यू है आपका उसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद करिकुलम चेंज, परसों एक स्टूडेंट ने सवाल किया था करिकुलम डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में हम बात करते हैं 3 चीज़ों की, जैसे पहले भी मैंने बताया था, डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंट करना और इवेलुएट करना। ये जो हमने मॉडल्स पढ़े हैं तो ये करिकुलम जो है वो डिज़ाइन करने से रिलेटेड, कि करिकुलम को हमने डिज़ाइन कैसे करना है, तो ये एक मॉडल है करिकुलम डिज़ाइन करने का। और डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी ब्रॉडर टर्म है, बड़ी अप्रोच है। करिकुलम चेंज जो है, जब एक करिकुलम बन जाता है तो उसमें जो अमेंडमेंट्स की जाती हैं, तब्दीलियाँ की जाती हैं, मॉडिफिकेशन की जाती हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम चेंज कहते हैं। मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस इन द करिकुलम टू इम्प्रूव और अडॉप्ट इट टू न्यू सर्कमस्टांसेस और प्रायोरिटीज़। यानी नई सिचुएशन क्रिएट हो गई, नई डिमांड, सोशल नेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको करिकुलम के अंदर, जैसे कोविड-19 की सिचुएशन में काफ़ी सारे ममालिक ने अपने करिकुलम के अंदर इसको बाकायदा से इन किया। और अगर हम अपने पंजाब की, पाकिस्तान की बात करें तो हमारे निसाब के अंदर हमारा जो कंटेंट है बुक्स में बाकायदा तौर पर कुछ चैप्टर्स में या बुक के स्टार्ट और एंड में जैसे डेंगू को पहले जो है इंक्लूड किया गया था, अब जो है किसको किया जा रहा है, कोविड को साथ किया जा रहा है। तो करिकुलम चेंज से क्या मुराद है कि जब भी कोई सिचुएशन, कोई डिमांड्स चेंज होती हैं किसी भी सोसाइटी की, तो उस वजह से करिकुलम में जब कोई तब्दीली की जाती है उसको बेहतर बनाने के लिए, इसको करिकुलम चेंज हम कहते हैं। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अवेयरनेस, फिर इंटरेस्ट, फिर एवेलुएशन, फिर ट्रायल और फिर अडॉप्टेशन। अवेयरनेस से क्या मुराद है कि कौन सी जो मॉडिफिकेशन है ये रिक्वायर्ड है, कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत है। तो सबसे पहले जो है वो अवेयरनेस है। फिर इंटरेस्ट एरियाज़ देखे जाते हैं कि ये हमारे जो है वो एक्सपेक्टेशंस हैं
या ये यहाँ पे जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है, तो फिर उसमें से इंटरेस्ट एरियाज़ देखे जाते हैं कि ये चीज़ें जो है इसकी जगह या इस चीज़ के लिए, इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए ये जो कंटेंट है ये शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद फिर उसकी जो है एवेलुएशन होती है कि ये जो कंटेंट है क्या उस चीज़ को, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगा या नहीं करेगा। तो उसके लिए फिर ट्रायल और फिर अडाप्टेशन। मतलब ट्रायल से मुराद ये है कि पायलट टेस्टिंग। तो छोटे पैमाने पर फिर क्या है कि एवेलुएशन में जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं वही जो है जो बना रहे होते हैं एक्सपर्ट्स, तो वही एनालाइज कर रहे होते हैं उस सिचुएशन को उसी वक्त कि हाँ ये जो है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे या नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो जो डेवलपर ने जो डेवलप किए ऑब्जेक्टिव्स और कंटेंट, तो इस जगह पे जो ये करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जो है ये एवेलुएशन होती है। तो इसको जो रिव्यू कमेटी है वो देखती है कि नहीं इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है, तो फिर मज़ीद जो है ऑब्जेक्टिव्स और जो कंटेंट है उन ऑब्जेक्टिव्स के रिलेटेड वो ऐड कर दिए जाते हैं। फिर होता है ट्रायल। ट्रायल मैंने बताया कि पायलट टेस्टिंग है। पंजाब पूरे के अंदर एक नया जो है वो करिकुलम लॉन्च करने से पहले चंद अजला में, उनके चंद स्कूल्स में जो है वो चीज़ इम्प्लीमेंट की जाएगी, उसके नताइज देखे जाएंगे। नताइज मुस्बत आते हैं तो फिर आखिरी स्टेप आता है अडाप्टेशन, इसको पूरे पंजाब में राइज कर दिया जाएगा। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, एवेलुएशन, ट्रायल एंड अडाप्टेशन, ये 5 स्टेप्स होते हैं करिकुलम चेंज के। टीचर क्रिएट्स प्रॉब्लम टू मेक चेंजेस इन करिकुलम। चूँकि टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती तो टीचर जो है करिकुलम चेंज में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। मसलन वो टीचर जो 20 साल से 15 साल से एक बुक को पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब नया कंटेंट आएगा तो उनको वो जो उनकी एक रूटीन प्रैक्टिस थी उससे हट के तैयार करना, पढ़ाना, लेसन प्लानिंग, तो इसके लिए फिर वो रुकावट बनते हैं। करिकुलम अडाप्टेशन, जैसे ऊपर मैंने बताया कि करिकुलम अडाप्टेशन क्या होता है कि एक जो करिकुलम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको आप जो है अपने उसको इम्प्लीमेंट करके उसको एडजस्ट करना एग्जिस्टिंग सिस्टम में, इसको हम क्या कहते हैं करिकुलम अडाप्टेशन, अपना लेना। Practice of adjusting the existing curriculum, teaching methods and methods of assessment to meet the diverse needs of the learners of all abilities। तो तमाम बच्चों के लिए जो है एक करिकुलम को जब हम नाफिज करते हैं तो इस प्रोसेस को करिकुलम अडॉप्टेशन कहते हैं। चूँकि हमने बात की है कि करिकुलम से मुराद सिर्फ जो है वो कंटेंट या बुक्स नहीं होता, बल्कि इसमें टीचिंग मेथड्स भी होती हैं, असेसमेंट भी होती हैं, तो सोशल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, नेशनल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं। तो करिकुलम में फिर यही बातें यहाँ पे लिखी गई हैं कि एग्जिस्टिंग करिकुलम को, उसके टीचिंग मेथड्स को, असेसमेंट को, तो डाइवर्स जो नीड्स या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको मीट करने के लिए जब हम एडजस्ट या इम्प्लीमेंट करते हैं तो अडाप्टेशन कहलाता है। करिकुलम अलाइनमेंट प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग कोहेरेंस एंड कंसिस्टेंसी बिटवीन द इंटेंडेड आउटकम्स, टीचिंग मेथड, असेसमेंट, टास्क एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। जो करिकुलम के कंपोनेंट्स हैं इनको क्या करना, इनके अंदर कोहेरेंस और इन कंसिस्टेंसी, यानी एक सीक्वेंस में जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हों, तो इस सीक्वेंस में उनकी जो डेवलपमेंट या डिज़ाइन करना है इसको हम क्या कहते हैं करिकुलम अलाइनमेंट प्रोसेस कहते हैं। और करिकुलम कोहेरेंस क्या है, characteristics of curriculum indicating the extent to which curriculum content, pedagogy, assessment all are aligned and reinforce one another। इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो करिकुलम के जो कंपोनेंट्स हैं एक तो वो अलाइन हो गए यानी एक सीक्वेंस में हैं, दूसरा ये है कि वो एक दूसरे से इस तरह से इंटरलिंक्ड हैं कि वो एक दूसरे को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस को क्या कहलाता है, करिकुलम कोहेरेंस कहलाता है। यानी करिकुलम अलाइनमेंट क्या है, करिकुलम कोहेरेंस को हम क्या कहते हैं, करिकुलम अलाइनमेंट प्रोसेस कहते हैं। सीक्वेंस देना और उनको आपस में उनके अंदर जो हम आहंगी है, कंसिस्टेंसी है, ये इस्टेब्लिश करना। और करिकुलम कोहेरेंस में हम क्या कहते हैं कि किस लेवल पे जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, किस तरह से वो रीइंफोर्स कर रहे हैं, इसको हम करिकुलम कोहेरेंस कहते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट, अब वही बात जो कल भी सवाल परसों हुआ था कि करिकुलम डेवलपमेंट क्या है। करिकुलम को बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और उसकी असेसमेंट करना, तो इसको हम ओवरऑल क्या कहते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट कहते हैं। करिकुलम बनाना, इम्प्लीमेंट करना और इवेलुएट करना, ये क्या कहलाता है, करिकुलम डेवलपमेंट। टोटल प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेलुएशन ऑफ करिकुलम इज कॉल्ड करिकुलम डेवलपमेंट। स्टेप्स फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कुछ
जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस पाकिस्तान की हम बात करें कि उसमें किस तरह से इनका रोल होता है। इंस्टीट्यूशंस में सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट ही हमारी जो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबल था 2010 तक। और अब जो है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं। ये एमसीक्यू में पूछा जाता है कि एग्जिस्टिंग सिस्टम में करिकुलम डेवलपमेंट का कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो प्रोविंसेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं बेसिकली करिकुलम डेवलपमेंट का। ये हम जो है अभी देखेंगे 18th अमेंडमेंट को भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह। उसके बाद है करिकुलम विंग। वफाकी हुकूमत, वफाकी जो हमारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आप सब अच्छी तरह से जानते होंगे शफकत महमूद साहब को, जो वफाकी वज़ीर तालीम है। तो उनकी जो मिनिस्ट्री है इसको हम क्या कहते हैं, फेडरल मिनिस्ट्री, फेडरल गवर्नमेंट। और उनके अंदर जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो इसमें एक इदारा काम करता है जिसको करिकुलम विंग कहते हैं। तो ये करिकुलम विंग जो है रिस्पॉन्सिबल होता है नेशनल लेवल करिकुलम का, जैसे एसएनसी जो है उसमें इसका मेन रोल था। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे जो है वो करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स जिनको हम कहते हैं। और फिर प्रोविंशियल लेवल पे टेक्स्ट बुक बोर्ड भी हैं। कुछ जो प्रोविंसेस हैं उनमें ये दोनों जो चीज़ें वो मर्ज हैं और कहीं पे सेपरेट है। तो करिकुलम डेवलपमेंट सेंटर जो नेशनल लेवल पर है उसको हम क्या कहते हैं, करिकुलम विंग। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि फेडरल लेवल पे करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस का पाकिस्तान में ज़िम्मेदार कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, फेडरल गवर्नमेंट, करिकुलम विंग। तो ये करिकुलम विंग रिस्पॉन्सिबल है। अगर प्रोविंशियल लेवल पे पूछा जाए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स ये हर सूबे के अपने अपने हैं। अगली स्लाइड में, अगली से उस जो नेक्स्ट स्लाइड है या आज के ही लेक्चर में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारे जो चारों सूबे हैं, वफाक है, गिलगित बल्तिस्तान है, आज़ाद कश्मीर है, तो उनमें कौन कौन से करिकुलम सेंटर काम कर रहे हैं। और फिर टेक्स्ट बुक बोर्ड, यानी जब करिकुलम डेवलप हो डिज़ाइन हो जाता है तो उसकी जो प्रिंटिंग है बुक्स की शक्ल में, उस बुक्स को पब्लिश करने के लिए हर सूबे के अंदर टेक्स्ट बुक बोर्ड हैं जो कि 1960 से काम कर रहे हैं। ये भी इंशाल्लाह हम इनको भी टच देंगे। तो ये इंस्टीट्यूट्स होते हैं मेजर। और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये दो किस्म के इदारे, और जो उसके पहले नंबर पे ये तीन कंपोनेंट्स हैं इसके करिकुलम के। सबसे पहले इदारे जो इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। दूसरे नंबर पे वो डिज़ाइन या पॉलिसी, जैसे हमने करिकुलम डिज़ाइन की बात की थी, सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, कोर करिकुलम, इंटीग्रेटेड करिकुलम। तो डिज़ाइन या पॉलिसी जो कि बेसिस होती है, बेसिस होते हैं किसी भी करिकुलम के फार्मूलेशन की। और तीसरे नंबर पे रिव्यू, जो करिकुलम बन जाता है तो उसका रिव्यू करना। तो करिकुलम के जो डेवलपमेंट प्रोसेस है उसके अगर कंपोनेंट पूछा जाए, स्टेप्स ना कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स वो हैं वो तीन होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, डिज़ाइन और पॉलिसीज़ एंड रिव्यू। अब हम आते हैं डेवलपमेंट इसके प्रोसेस के ऊपर। तो कि स्टेप्स इसके कितने हैं, ये हम पाकिस्तान में बात करते हैं कि इसके जो है वो 7 स्टेप्स हैं। पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के 7 जो है स्टेप्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, अजान हो रही है।
तो सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करना। ये ऑब्जेक्टिव्स जो है जो नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी होती है, ये हमें एक फ्रेमवर्क या बेसिक्स प्रोवाइड करती है कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इनकी पॉलिसी की बेस पे हम ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है स्कीम ऑफ स्टडी। स्कीम ऑफ स्टडी क्या होगी, उसके लिए ये देखी जाती है। किसी को पता है स्कीम ऑफ स्टडी क्या होती है, कोई बता सकता है? जी प्लीज़, किसी को है आइडिया स्कीम ऑफ स्टडी से क्या मुराद है? अच्छा चले मैं बता दूंगा। डिज़ाइनिंग सिलेबस सर किस। जी जी। जो सिलेबस होता है उसका टर्म वाइज अलग अलग बनाया जाता है सिलेबस पूरे कोर्स का ना, यानी कि फर्स्ट टर्म में इतना आएगा, सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म में, ये स्कीम ऑफ स्टडी होती है। सही है, थैंक यू। तीसरे नंबर पे पहले ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ऑब्जेक्टिव की बेस पे स्कीम ऑफ स्टडी। स्कीम ऑफ स्टडी अगर ये आप नीचे देखें तो ये जो है पाकिस्तान में स्कीम ऑफ स्टडी डिज़ाइन की गई 2006 में, और 2007 में ये पब्लिश भी हुई पहली मरतबा। पब्लिश ये इस यहाँ पे 2007 में पहली मरतबा हुई, हो सकता है इससे पहले भी बनाई गई हो, लेकिन ये पब्लिश जो है पहली मरतबा 2007 में हुई। तो स्कीम ऑफ स्टडी क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि इंफॉर्मेशन देता है हमें किस चीज़ के बारे में। सबसे पहले कि किस ग्रेड लेवल पर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, ये स्कीम ऑफ स्टडी में मेंशन होती है चीज़। यानी ये रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि ग्रेड 1 है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए जाएंगे और उन सब्जेक्ट में कौन सा कंटेंट जो है वो शामिल किया जाएगा। उसके बाद उस सब्जेक्ट के लिए नंबर ऑफ़ पीरियड्स कितने होंगे, यानी वीकली, मंथली, एनुअल, जो नंबर ऑफ़ पीरियड्स हैं उस सब्जेक्ट के लिए वो कितने होंगे। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, किस ग्रेड लेवल, प्राइमरी पे क्या होगा, एलिमेंट्री पे क्या होगा, सेकेंडरी लेवल पर क्या होगा। मार्क्स क्या होंगे, नंबर्स क्या होंगे, डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ाए जाएंगे डिफरेंट ग्रेड लेवल्स पे। जैसे हमारे यहाँ पाक स्टडी के 9th 10th में 50-50 मार्क्स होते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के 100-100 होते हैं। तो सब मार्क्स जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट सब्जेक्ट की, इसके साथ साथ कुछ सब्जेक्ट जो है वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल पे होते हैं, जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनमें साथ प्रैक्टिकल भी शामिल होता है। तो थ्योरी के कितने मार्क्स हैं, थ्योरी के और प्रैक्टिकल के कितने होंगे, एक टर्म में नंबर ऑफ़ डेज़ क्या होंगे, स्कूल टाइमिंग जो है समर या विंटर में वो क्या होगी, और ये सारी चीज़ें, नेशनल एक्सपेक्टेशंस, मार्केट डिमांड, ग्लोबल इश्यूज़, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो ये स्कीम ऑफ स्टडी होती है। यानी पहले हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे हम देखते हैं कि इस ग्रेड में ये सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं और उन सब्जेक्ट में ये चीज़ें शामिल की जाएं, नंबर इनके ये होंगे, असेसमेंट इस टाइम की जाएगी, और इसके साथ साथ जो है जो थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स ये होंगे, नंबर ऑफ़ डेज़ ये होंगे, स्कूल टाइमिंग ये रखी जाएगी, वगैरह वगैरह। तो ये दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में स्कीम ऑफ स्टडी आती है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में। और तीसरे नंबर पे जैसे हमने स्टार्ट में देखा था कि करिकुलम सिर्फ बुक्स नहीं होती, बल्कि ये एक सारा प्रोसेस होता है जो कुछ स्कूल के अंदर हो रहा है। करिकुलम की डेफिनेशन हम देखते हैं ना कि एवरीथिंग हैपनिंग इनसाइड और आउटसाइड द क्लासरूम इज़ कॉल्ड करिकुलम। अच्छा, एक अहम बात कि ये जो करिकुलम है, असेसमेंट है, एजुकेशन है, लर्निंग है, ये कुछ जो बेसिक टर्म्स हैं एजुकेशन की, तो आपने कोशिश ये करनी है कि 3 से 4 डेफिनेशंस का ना आपने निचोड़ निकाल के अपनी एक डेफिनेशन बना के जानी है। जब भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करते हैं रिटन से इंटरव्यू में, तो मोस्टली आजकल जो है वो इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट इज़ करिकुलम। तो कोई टेलर की डेफिनेशन बता रहा है, कोई टाबा की बता रहा है, कोई ऑक्सफोर्ड की बता रहा है। तो कोशिश ये करें कि जब वहाँ पे जब आपसे कुछ स्पेसिफिकली पूछा जाए कि फ़लाँ की डेफिनेशन क्या है, तो उस वक्त बतानी चाहिए। अदरवाइज़ इन बेसिक टर्म्स की डेफिनेशन रटी रटाई कभी भी नहीं बतानी चाहिए। सीनियर्स यही कहते हैं कि अपनी जो है वो डेफिनेशन हो, अपने अल्फाज में हो। तो तीसरे नंबर पे डिज़ाइनिंग सिलेबस। फिर सिलेबस को डिज़ाइन किया जाता है। सिलेबस हम किसको कहते हैं? जैसे हमने बात की थी कि सिलेबस जो है वो होता है लिस्ट ऑफ कंटेंट्स, यानी ये चीज़ें जो है वो शामिल होंगी, टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करते हैं, जो सिलेबस है वो डिज़ाइन करते हैं टॉपिक्स
ढूंढते हैं, उनके सब टॉपिक्स ढूंढते हैं। फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट ये मिल के क्या करते हैं, जो हमारा कमेटी बनती है, जो कि सिलेक्शन कमेटी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके अकॉर्डिंग कंटेंट की सिलेक्शन या सिलेबस की सिलेक्शन। उसके बाद फिर ये जो ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए जाते हैं, टॉपिक सब टॉपिक्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए जाते हैं, तो ये दे दिए जाते हैं किसको, प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड को। प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड और करिकुलम डेवलपमेंट पीसीटीबी जैसे पंजाब के अंदर है प्रोविंशियल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड, तो वो क्या करता है, वो प्रोविंशियल लेवल पे उसमें डिफरेंट आथर्स को, टीचर्स को, साइकोलॉजिस्ट को, करिकुलम एक्सपर्ट्स को वो कॉल करता है, इनवाइट करता है और उन्हें कहता है कि ये टॉपिक्स हैं, ये सब टॉपिक हैं, इस पे हमें कंटेंट दें लिख के। तो वो जो है 6-7 लोग मिलके एक किताब का जो कंटेंट है वो लिख के देते हैं। अगले नंबर पे फिर क्या होता है, ये जो टेक्स्ट बुक लिखी जाती हैं प्रोविंशियल लेवल पर, ये फिर भेज दी जाती हैं वापस फेडरल गवर्नमेंट को, जहाँ से ऑब्जेक्टिव्स आए थे ऊपर से, तो उनको दे दी जाती हैं। वो ये क्या करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं कि हाँ जी ये चीज़ें जो हैं वो ये बिल्कुल अप टू द मार्क है, जो चीज़ें बताई गई थी उनके अकॉर्डिंग है, वेल एंड गुड है। अगर नहीं है तो वापस भेजी जाएंगी कि इन एरियाज़ में आपने तरमीम करनी है। तो ये रिव्यू होती है टेक्स्ट बुक, हमारी नेशनल रिव्यू कमेटी इसको करती है बुक्स को, और जब ये अप्रूव हो जाती है वहाँ से तो फिर वापस प्रोविंस को भेजी जाती है। अगली स्लाइड में हम इसका स्ट्रक्चर मज़ीद डिटेल से देखेंगे। तो वो जो प्रोविंशियल हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड है, इसको पब्लिश करता है, प्रिंट करता है और फिर पूरे पंजाब के अंदर, पूरे सूबे के अंदर, सिंध बलोचिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करती जाएंगी। जैसे ही नई बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी तो उससे रिलेटेड टीचर की ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो ये 7वां जो स्टेप है इसका आखिरी, ये टीचर ट्रेनिंग है। पहले ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट होते हैं, फिर स्कीम ऑफ स्टडी, फिर सिलेबस डिज़ाइन होता है, फिर उस सिलेबस की किताबें लिखी जाती हैं, फिर उन किताबों को रिव्यू किया जाता है। रिव्यू करने के बाद ओके होने पे उनको पब्लिश करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और फिर उसकी टीचर ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे एसएनसी आया तो एसएनसी आते ही तमाम टीचर्स जो पीएस, क्योंकि अभी तक एसएनसी हमारा प्राइमरी लेवल पे इम्प्लीमेंट हुआ है, तो प्राइमरी लेवल के पूरे पंजाब के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के टीचर की 2020 में ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी है। इस तरह बाकी सूबों में भी चल रही है। तो ये 7 जो है वो स्टेप्स हैं करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के। उसके बाद करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस इन पाकिस्तान बड़ा आसान सा है, आपने थोड़ा सा जो है ना तवज्जो करेंगे इंशाल्लाह ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा। पहले नंबर पे आपने याद रखना है फेडरल गवर्नमेंट को। फेडरल गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत जिसके सरबराह हमारे कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होते हैं, वज़ीर आज़म होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। ये मोस्टली जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ही इस पे ज़्यादा काम करती है। तो फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि ये जैसे प्राइम मिनिस्टर कहेंगे कि करिकुलम में अमेंडमेंट मुझे चाहिए, तो ये फेडरल गवर्नमेंट क्या करेगी, रिक्वेस्ट करेगी, ऑर्डर करेगी किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, कि हमारी ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें ये चीज़ें शामिल करें और हमें जो है नया करिकुलम बना के दें। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है यानी वफाकी हुकूमत, वो किसको भेजेगी रिक्वेस्ट, हमारी वफाकी हुकूमत को। अब वफाकी हुकूमत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, यानी वफाकी हुकूमत की एक ब्रांच है वफाकी वजारत तालीम, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो फेडरल गवर्नमेंट फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या करेगी, रिक्वेस्ट भेजी कि ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारी पॉलिसी है, इसके मुताबिक हमें करिकुलम डिज़ाइन हमने करना है। तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इदारा है जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम विंग, जिसको हम सिंपली करिकुलम विंग भी कहते हैं, नेशनल करिकुलम विंग। नेशनल करिकुलम विंग का क्या काम है, ये ऑब्जेक्टिव्स को लेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक जो रिक्वेस्ट आई है फेडरल गवर्नमेंट से, और इसको भेज देगा कहाँ पे, सूबों के पास। यानी फेडरल गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की जो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसको, यानी इमरान खान को आपने जहन में रखना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको आपने अपने माइंड में रखना है कि उन्होंने रिक्वेस्ट की किनको, या ऑर्डर किया किनको, वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब। आप शफ़क़त महमूद साहब के अंडर एक इदारा काम कर रहा है जिसको हम नेशनल करिकुलम विंग कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, MOE से मुराद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो इसके अंदर ये इदारा काम कर रहा है। तो ये क्या करेगा, वो जो ड्राफ्ट बनाएगा, एक ड्राफ्ट बनाएगा
कि ये ऑब्जेक्टिव हैं, ये चीज़ें हमें चाहिए। ये ड्राफ्ट वो क्या करेगा, आगे भेज देगा सूबे को, यानी हमारे सूबाई हुकूमत में पंजाब की हम फ़र्ज़ करें मिसाल लेते हैं, डॉक्टर मुराद राज साहब के पास आ गया जी सारा खाता कि ये जी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारी पॉलिसी है 2009 की, या नई हम फ़र्ज़ करें कोई बना रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारी पॉलिसी है, इसके मुताबिक हमें कंटेंट करिकुलम चाहिए। जैसे हम अगर आप बात करें तो ये पिछली स्लाइड में हम यहाँ पे देख के आए हैं, इस लेवल पे अगर आप देखें तो जो सिलेबस है ये डिज़ाइन होने के बाद जो बुक्स लिखी जाती हैं, तो ये फिर बुक्स जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे लिखी जाती हैं, और फिर इनका रिव्यू होता है कहाँ पे जाके, वापस फेडरल में जाके होता है। यहाँ पे जो 7 स्टेप्स हमने देखे थे, तो वही बात यहाँ पे है कि प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स क्या करते हैं, कमेटीज़ बनाते हैं कि ये ड्राफ्ट हमारे पास आ गया, तो इस ड्राफ्ट के ऊपर मुराद राज साहब जो है वो क्या करेंगे, अपनी एक कमेटी तश्कील दे देंगे, और उस कमेटी में जो है वो कौन कौन शामिल होंगे, टीचर शामिल होंगे, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट शामिल होंगे, और करिकुलम एक्सपर्ट्स शामिल होंगे। कंटेंट आया हुआ है, ठीक है, यानी सिलेबस आया हुआ है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स और सब टॉपिक्स, उस पर कंटेंट ऐड करना है, जिसको हम कोर्स कहते हैं, डिटेल डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो कंटेंट, कोर्स या सब्जेक्ट मैटर, ये एक ही चीज़ के 3 नेम्स हैं। तो वो जो है वो क्या करेंगे, उन बुक्स लिखेंगे, उसके ऊपर कंटेंट लिखेंगे। लिखने के बाद वो जो अपना प्लान है या ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट उसको कहते हैं जो फाइनल शेप ना हो, अप्रूवल से पहले जो एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है किसी भी चीज़ का, उसको ड्राफ्ट कहा जाता है। तो ये ड्राफ्ट या प्लान फिर क्या होगा, तीसरे स्टेप में नेशनल करिकुलम विंग को वापस भेज दिया जाएगा कि ये जी आपने जो कंटेंट भेजा था, सिलेबस भेजा था, उस पर हमने ये कंटेंट, ये बुक्स हमने लिख ली, आप इसको रिव्यू कर दें। ये क्या करती है, नेशनल करिकुलम विंग के पास वापस आया तो चौथे स्टेप में ये आप देखें कि ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, टीचर होते हैं फेडरल लेवल पे, यानी पहले प्रोविंशियल लेवल पे ये इसी तरह ही एक्सपर्ट ने, टीचर ने, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ने लिखा, फिर फेडरल गवर्नमेंट के पास नेशनल करिकुलम विंग के पास गया, तो उन्होंने क्या किया, एक्सपर्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और टीचर को कहा कि आप ये चीज़ चेक करेंगे, ये जो आया है क्या ये ठीक है, रिव्यू नहीं हो रहा अभी, सिर्फ जो है वो उनके कमेंट्स इनवाइट करते हैं कि आप इस पर अपने कमेंट्स दें कि ये किस तरह का कंटेंट है, ठीक है, रेलिवेंट है, नहीं है, सिर्फ कमेंट्स लिए जाते हैं। तो ये एक्सपर्ट्स को, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को और टीचर से कमेंट्स लिए जाते हैं उस ड्राफ्ट के ऊपर। जब उनके कमेंट्स आ जाते हैं तो फिर एक कमेटी बनाई जाती है, उसी नेशनल करिकुलम विंग ही बनाता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी, या करिकुलम रिव्यू कमेटी भी सिंपली कहा जाता है, नेशनल करिकुलम रिव्यू कमेटी। इसमें 5 से 6 मेंबर होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो है वो एक ही कमेटी बना दी जाएगी, नहीं, बल्कि डिफरेंट हो सकती हैं। तो फार्मूलेटेड बाय नेशनल करिकुलम विंग, इसमें 5 से 6 मेंबर होंगे, जिसमें एटलीस्ट 2 टीचर, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, और या एक से ज़्यादा जो है वो, यानी 2 भी हो सकते हैं, करिकुलम एक्सपर्ट्स होंगे। ये इसको रिव्यू करेंगे, यानी जो कंटेंट आया उसको, और किसकी उसमें कंसिड्रेशन में ये जो कमेंट्स ऊपर से दिए गए हैं एक्सपर्ट्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और टीचर के, उनको भी देखेगा और कंटेंट को भी देखेगा, यानी रिव्यू करेगा, एवेलुएट करेगा, और फिर क्या करेगा, ये भेज देगा कहाँ पे, नेशनल करिकुलम विंग में। चूँकि नेशनल करिकुलम विंग ने ही इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो ये उसको वापस भेज देगा कि हाँ जी ये ओके है। इन केस ये ओके नहीं होता तो फिर क्या करता है, नेशनल करिकुलम विंग वापस प्रोविंस को वैसे ही भेजेगा इस स्टेप में, ये जो सेकंड स्टेप में था कि भाई यहाँ पे हमें तब्दीली की ज़रूरत है। अगेन ये ऐसे चक्कर खाएगा, फिर नेशनल करिकुलम विंग के पास, फिर टीचर्स कमेंट्स देंगे, फिर रिव्यू होगा, और फिर जो है नेशनल करिकुलम विंग के पास आएगा। फ़र्ज़ करें कि ये ओके हो जाता है पहले ही स्टेप में, तो फिर क्या होता है, नेशनल करिकुलम विंग फिर हर सूबे में प्रोविंशियल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड्स हैं, तो उन टेक्स्ट बुक बोर्ड को देगी कि भाई ये ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, सिलेबस, हर चीज़ ओके है, आपका काम अब ये है कि इसको पब्लिश यानी प्रिंट करना है और डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो फिर प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है उसको प्रिंट भी करते हैं और पब्लिश भी करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं अपनी जुरिस्डिक्शन में। तो ये इसके सिंपल से स्टेप्स हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी को समझ ना लगी हो पहले तो आप तवज्जो कर लीजिएगा। फेडरल गवर्नमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है इम्तिहान में। फेडरल गवर्नमेंट
अपने ऑब्जेक्टिव्स बताती है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को, फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। इमरान खान साहब ने शफ़क़त महमूद, समझने के लिए बता रहा हूँ कि शफ़क़त महमूद साहब को कहा कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पॉलिसी है, मुझे करिकुलम चाहिए, नया एसएनसी चाहिए। तो नेशनल करिकुलम विंग यानी जो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब ने क्या किया, ड्राफ्ट बनवाया करिकुलम विंग से और फिर भेज दिया सूबों को। फ़र्ज़ करें पंजाब में जो भेजा डॉक्टर मुराद राज साहब के पास आ गया। डॉक्टर मुराद राज साहब ने क्या किया, प्रोविंशियल करिकुलम जो सेंटर्स हैं उनमें उसने एक कमेटियाँ बनवा ली कि भाई ये कमेटीज़ हैं इसी सब्जेक्ट की, तो आपका काम ये है कि ये सिलेबस है, टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, आपके पास आ गए, आपने इन पे क्या करना है, हमें कंटेंट लिख के दें, डिटेल इनकी लिख के दें। तो वो लिख के देते हैं, फिर ये जो है मुराद राज साहब भेज देंगे ऊपर वफाक में, इस्लामाबाद में करिकुलम विंग इसको रिव्यू करेगा। करने के लिए जो है वो क्या करेगा, उससे पहले कमेंट्स ऐड करवाएगा एक्सपर्ट के, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के और टीचर्स के, यानी करिकुलम एक्सपर्ट के यहाँ से भी वही बना रहे हैं, यानी एक्सपर्ट, टीचर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। फिर फेडरल लेवल पे और उस सब्जेक्ट के और एक्सपर्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और टीचर से फिर उनके कमेंट्स लिए जाएंगे, गुड और बैड कुछ भी हो सकते हैं। फिर जो है फेडरल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेशनल करिकुलम विंग NCW ये क्या करेगा, रिव्यू कमेटी बनाएगा, ये कमेटी उसको रिव्यू करेगी। अगर कहीं पे तब्दीली की ज़रूरत है तो ये नेशनल करिकुलम विंग को कहेगी कि रिव्यू कमेटी कहेगी कि भाई यहाँ पे अमेंडमेंट दरकार है, तो नेशनल करिकुलम विंग वापस फिर उस सूबे को भेज देगी कि भाई यहाँ से मेहरबानी करें इसको तब्दील करके भेजें। तो वो फिर तब्दील करके वैसे ही चक्कर काटता हुआ फिर नेशनल रिव्यू कमेटी के पास आएगा और नेशनल रिव्यू कमेटी जो है नेशनल करिकुलम विंग को देगी, फिर प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड के पास आ जाएगा और वो उसको प्रिंट और पब्लिश करके डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो है इसके स्टेप्स की, वो जो वहाँ पे मैंने आपको वर्बली बताया उसकी डिटेल यहाँ पे ये सारी लिखी हुई, आपने इसको रीडिंग इसकी कर लेनी है। 18th अमेंडमेंट क्या है, 18वीं तरमीम जो 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुई, इससे पहले वफाक जो है वो तमाम सूबों के अंदर जो करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस है इसका रिस्पॉन्सिबल था, यानी वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी करिकुलम डेवलपमेंट की, एजुकेशनल प्लानिंग की, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाक के पास थी। 18th अमेंडमेंट में वफाक ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इख्तियारात डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं, पावर जो है वो निचले लेवल पे शिफ्ट करना, तो पावर जो है वो शिफ्ट कर दी गई किसको, सूबों को। अब सूबों को इख्तियार है कि वो अपना करिकुलम डेवलप करें, डिज़ाइन करें, अपनी एजुकेशनल मैनेजमेंट की प्लानिंग करें वगैरह वगैरह। ये हम एसएनसी पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो है कल, तो उसमें हम देखेंगे कि सूबा सिंध ने जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने से इनकार कर दिए। उनके पास कानूनी जवाज़ है कि भाई हम नहीं करना चाह रहे इसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि उनके पास अख्तियार है। 18th अमेंडमेंट उनको ये अख्तियार देती है कि वो वफाक की जो इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करें या ना करें। बहरहाल वो हम बाद में देखेंगे। तो 18th अमेंडमेंट में पहला जो एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एस्पेक्ट है वो ये है कि अख्तियारात की मुंतकिली किसको हुई, सूबों को हुई। और दूसरा जो इसमें पॉइंट ऐड हुआ 18वीं तरमीम में वो ये है कि आर्टिकल 25A, आर्टिकल 25A जो है वो हमारे कानून में शामिल किया गया, जो ये कहता है कि जो स्कूल गोइंग एज के जो बच्चे हैं 5 से 16 साल तक के बच्चे, उन तमाम बच्चों को फ्री कंपलसरी क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये आर्टिकल 25A इंक्लूड किया गया और सूबों को अख्तियारात वफाक से मुंतकिल हुआ। 18th अमेंडमेंट इसके बारे में थी। तो ये करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस मैंने डिस्कस कर लिया। कंपोजिशन ऑफ, ये कुछ कंपोजिशन है इनको हम देख लेते हैं। कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल लेवल करिकुलम कमेटीज़, वैसे एक नेम है इसका जो हमारा नेशनल करिकुलम विंग है, तो इसका पूरा नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक है, NBCT, नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। ये जो है इसका पूरा नाम है। इसको सिंपली जो है नेशनल करिकुलम विंग या करिकुलम विंग भी कहा जाता है। मैं रिपीट कर देता हूँ कि करिकुलम विंग का पूरा नाम नेशनल ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक है, NBCT। तो ये इसके जो स्टेप्स नीचे हैं ये सारे जो है हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली स्लाइड में। तो कंपोजिशन ऑफ प्रोविंशियल लेवल करिकुलर कमेटीज़, जैसे मैंने बताया कि इमरान खान साहब ने, वफाकी हुकूमत ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को
अपने ऑब्जेक्टिव्स दिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किसको दिए, प्रोविंशियल जो हैं बॉडीज़ को, प्रोविंशियल जो मिनिस्ट्री है उसको दिए। अब प्रोविंशियल मिनिस्ट्री क्या करती है, करिकुलम कमेटीज़ बनाती है प्रोविंशियल लेवल पे, ये उसकी बात हो रही है। तो इसमें कौन लोग शामिल होते हैं, प्रोविंशियल करिकुलम सेंटर्स के उसमें सुपरवाइज़र होते हैं, टीचर्स होते हैं, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, और इसके साथ साथ जो टीचर ट्रेनर होते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड पीटीबी का काम क्या होता है, हर सूबे के अंदर एक टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक बोर्ड है, जिसका काम क्या कर होता है, जो फाइनल हमारे पास जो है सिलेबस और कंटेंट वो रेडी होके आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करिकुलम विंग से, वो किसको आता है, टेक्स्ट बुक बोर्ड को आता है कि ये कंटेंट आ गया, आप इसको प्रिंट और पब्लिश कर दें। तो इसका ये काम होता है। उसके बाद बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन 22 का काम क्या होता है, 9th 10th 11th 12th यानी मैट्रिक और इंटर लेवल के जो एग्ज़ाम है या एवेलुएशन होती है वो कौन करता है, वो 22 करते हैं। पाकिस्तान में जितनी भी डिवीज़न है, हर डिवीज़न का में अपना जो है एक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो काम कर रहे हैं। पंजाब में 9 है। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में करिकुलम डेवलपमेंट में सबसे पहले, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की है, कि टीचर जो है वो रेजिस्ट करते हैं किसी भी करिकुलम चेंज में, क्योंकि वो पढ़ा रहे होते हैं 5-5 7-7 साल से, 20-20 साल से, तो उनकी रूटीन बनी होती है, तो उनको ख़ुद को पढ़ना, और जब नई चीज़ें शामिल होती हैं तो जो पुराने टीचर्स होते हैं उनके लिए इश्यूज़ भी होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने और डिलीवर करने में। उसके बाद लैक ऑफ इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग, हमारे टीचर की ट्रेनिंग जो है वो सही तरह से नहीं होती, अपॉर्चुनिटी सही तरह से नहीं दी जाती। जैसे एसएनसी की ऑनलाइन ट्रेनिंग हुई है तो 70% जो लोग हैं वो इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो पाए। पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस हैं, पॉलिटिकली जो है हमारा सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अगर एक पार्टी जो है वो कोई चीज़ लाना चाह रही होती है तो दूसरी पार्टी जो है वो उसको अपोज़ करती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं कि कंटेंट हमारा चल रहा है तो डेवलपमेंट प्रोसेस पे ऑब्वियसली इस पे बजट यूज़ होता है, तो ये भी एक फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं। इन एडुकेट इवेलुएशन, हमारा जो इवेलुएशन का क्राइटेरिया है, जैसे आप सब लोग टीचर हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से, तो हम कितनी जो है वो अनफेयर मींस यूज़ करने या कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल से है या पब्लिक सेक्टर से है या प्राइवेट सेक्टर से है, या हम एज अ पेरेंट, एज अ ब्रदर सिस्टर अगर हम जो है वो चाह रहे, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो है उसको सपोर्ट मिल जाए। तो हमारे ये पैक के इम्तिहान होते हैं तो बहुत से लोग जो है वो अप्रोच करते हैं कि जी फ़लाँ सेंटर पे फ़लाँ बंदे की ड्यूटी है, उसको ये करा दें, उसको ये कह दें, उसके घर पहुंच जाना, खाने छाने देना वगैरह वगैरह। तो ये इनएडुकेट इवेलुएशन भी, ये भी एक वजह है। साफ ज़ाहिर है जब एक चीज़ की इवेलुएशन सही तरह से नहीं होगी कि वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। ये इसकी एग्जांपल जो है LND है, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव। हमारे पंजाब में LND स्टार्ट हुआ 2015 में, अब जो है अब तक चल रहा है। तो स्टार्ट में जो है उनके रिज़ल्ट्स जो है वो आई थिंक सो कि 75% से स्टार्ट हुए थे या 70 से थे, कि 70 जो है वो हदफ है एक स्कूल के बच्चों का। अब हुआ यूँ कि टीचर्स ने इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स की कि उन बच्चों को LND के अलावा कुछ पढ़ाते ही नहीं थे। तो होता यूँ था कि LND पढ़ाने पे जब ओवरऑल एक पूरे पंजाब का रिज़ल्ट उन्होंने देखा कि पंजाब का रिज़ल्ट 80% है ओवरऑल पूरे पंजाब का, तो टारगेट 70%। उन्होंने कहा कि अच्छा बच्चों को ये जो बेसिक SLOs हैं, लर्निंग आउटकम्स हैं, इन पे तो बच्चों ने अबूर हासिल कर लिया, वेल एंड गुड, टीचर हमारे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने टारगेट 75 कर दिया, फिर 80 कर दिया, फिर 85 कर दिया। अब जो है वो LND का टारगेट इस वक्त 85 चल रहा है। रीज़न क्या है, इनएडिक्वेट इवेलुएशन है कि इवेलुएशन हमारी ठीक तरह से जो है वो नहीं हो रही, हम वो बाइस्ड होती है। हम जो है जो इंस्पेक्टर आते हैं, मॉनिटर्स आते हैं, उनको अप्रोच करते हैं, या फिर ये है कि जो क्वेश्चन उनके टैब से रिपीट होते हैं उन पे डिफरेंट ऐप्स हैं। तो बहरहाल काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं इस तरह के जिसकी वजह से करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में भी इश्यूज़ आते हैं। लैक ऑफ कमिटमेंट टू नेशनल फ़िलासफ़ी, जो नेशनल एक्सपेक्टेशंस हैं, एम्स हैं, तो वो अच्छी तरह से जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाते। डिसअप्रूवल ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी जो है कुछ चीज़ों को अप्रूव नहीं करती, जो हमारे अक़दार हैं, वैल्यूज़ के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ हो, मॉडर्न हो बेशक, तो वो नहीं हो तो समटाइम्स सोसाइटी भी उसको रेजिस्ट करती है।
सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस नहीं होता, और करिकुलम हमारा जो है अर्बनाइज्ड है। अर्बनाइज से मुराद ये है कि जो हमारी जो है 60% पापुलेशन वो रूरल है, जबकि 40% अर्बन है, शहरी आबादी है। लेकिन हमारा जो करिकुलम है वो डिज़ाइन किया जाता है इस 40% के लिए, इनकी नीड रिक्वायरमेंट्स पे के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनके अपने पास भी उनको बुक्स प्रोवाइड नहीं की जाती। जितने स्टूडेंट हैं उनको बुक्स दी जाती हैं, और कहा यह जाता है कि टीचर्स जो है उसके पास अपनी बुक होनी चाहिए, लेकिन ये बुक्स जो हैं वो टीचर्स को प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके अलावा टीचर गाइड्स हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स की कुछ ग्रेड्स में प्रोवाइड की जाती हैं, बाकी नहीं की जाती, तो ये भी एक इशू है। तो ये हमारे कुछ इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। उसके बाद ये हमने जो बात की है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस की, ये जो हमने चार्ट देखा, तो ये स्कूल लेवल करिकुलम है, यानी ग्रेड ECE अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन से लेकर इंटरमीडिएट पार्ट 2 तक, यानी ECE से लेकर 12वीं जमात तक का जो करिकुलम है ये इस पैटर्न पे डिज़ाइन या डेवलप किया जाता है। अगर हम बात करें ग्रेजुएशन यानी बैचलर से लेकर PhD या पोस्ट डॉक्टरेट तक, तो उसके लिए हमारा जो करिकुलम है वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, जिसको हम हायर एजुकेशन जो है कहते हैं। तो हायर एजुकेशन का करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसका रिस्पॉन्सिबल, जैसे अगर स्कूल करिकुलम की बात की जाए तो नेशनल करिकुलम विंग है रिस्पॉन्सिबल, और अगर हायर एजुकेशन के करिकुलम की हम बात करें तो HEC यानी हायर एजुकेशन कमीशन हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है हायर लेवल पे करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। जैसे इंटर मिनिस्ट्रियल जो हैं कॉन्फ्रेंस होती है एजुकेशन, इंटर मिनिस्ट्रियल एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो होती है, जो वज़राए तालीम हैं जिनकी कॉन्फ्रेंस होती है, जिस पे जो पिछले दिनों जो है बहुत ज़्यादा होती भी रही हैं कोविड में, वीकली या मंथली मीटिंग्स होती थी ऑनलाइन, जिसमें छुट्टियों का डिसीजन होता था एटसेट्रा, स्कूल के ओपनिंग क्लोजिंग का, एग्ज़ाम के हवाले से। तो इसी तरह जो हायर एजुकेशन है इसके जो वाइस चांसलर्स हैं इनकी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। तो जो VCs थी उनकी 45th कॉन्फ्रेंस में, VCs कॉन्फ्रेंस, वाइस चांसलर्स जो पब्लिक और प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के जो वाइस चांसलर्स होते हैं उनकी सीटिंग्स होती है। तो इस 45th वाइस चांसलर कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि जो हर यूनिवर्सिटी है तो उसका जो करिकुलम है वो क्या किया जाएगा, हर 3 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद अगर उसमें अमेंडमेंट रिक्वायर्ड होंगी तो उसमें अमेंडमेंट की जाएगी, क्योंकि हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है वो कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोसेस में होता है। नई चीज़ें आती हैं, नई टेक्निक्स आती हैं, नई रिसर्च, नई इनोवेशन आती हैं, तो उसको जो है अमेंड करने की ज़रूरत जल्द रहती है बनिस्बत हमारे लोअर लेवल पे। तो इसके 2 फेजेज़ हैं, हायर एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के 2 फेजेज़ होते हैं। पहला फेज़ होता है रिव्यू एग्जिस्टिंग करिकुलम एंड फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू ड्राफ्ट। पहले फेज़ में क्या किया जाता है, जो है इसके टोटल 6 स्टेप्स हैं और 2 फेजेज़ हैं, हर फेज़ के 3 स्टेप्स हैं। तो फेज़ 1 में रिव्यू किया जाता है एग्जिस्टिंग करिकुलम को, और इसके साथ साथ नया करिकुलम बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट मैंने कहा कि फ़ाइनल जो उसकी अप्रूवल है उससे पहले जो कंटेंट लिखा या तैयार किया जाएगा इसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, जो अभी अप्रूव नहीं हुआ। और दूसरा जो इसका फेज़ है इसमें रेक्टिफिकेशन एंड अप्रूवल। अब जो ड्राफ्ट बन जाता है उसमें कहीं अमेंडमेंट की ज़रूरत है, उसमें तब्दीली की ज़रूरत है, तो वो की जाती है और उसके बाद न्यू ड्राफ्ट को अप्रूव करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये इसका सेकंड फेज़ है। अब फेज़ 1 का फर्स्ट स्टेप है कि नेशनल करिकुलम रिव्यू या रिवीजन कमेटीज़ NCRC, नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटीज़ NCRCs ये बनाई जाती हैं, जिसमें जो है जो वाइस चांसलर्स होते हैं तमाम पूरे मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में, तमाम सूबों के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके पब्लिक प्राइवेट के, वो अपने नुमाइंदगान को भेजते हैं। तो यानी इस कमेटी में हर यूनिवर्सिटी का कोई ना कोई नुमाइंदा शामिल होता है करिकुलम रिवीजन, नेशनल करिकुलम रिवीजन कमेटी NCRC में। और इसके साथ साथ इसमें जो डायरेक्टर्स होते हैं कॉलेजेस, ये डिविजनल लेवल की पोस्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कॉलेज का आप कह लें कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसको हम डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस कहते हैं, और डिविजनल लेवल पे इसका क्या होता है, डायरेक्टर होता है कॉलेजेस, उसके ऊपर जो है वो सेक्रेटरी होता है प्रोविंस में। तो डायरेक्टर कॉलेजेस भी इसमें शामिल होते हैं, यानी जितनी भी डिवीजन्स हैं उन सब डिवीज़न के डायरेक्टर भी आते हैं।
और वाइस चांसलर्स के नुमाइंदगान भी इसमें शामिल होते हैं। तो कमेटी ये बन गई, एनसीआरसी बन गई पहले स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में यानी देखा जाता है कि फ़लाँ यूनिवर्सिटी से फ़लाँ रिप्रेजेंटेटिव इसमें शामिल होगा। दूसरे नंबर पे इनकी मीटिंग होती है। ये मीटिंग हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद में हो सकती है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, या किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे इनकी कॉन्फ्रेंस या मीटिंग हो सकती है। तो दूसरे स्टेप में इनकी मीटिंग होती है कि वो जो एग्जिस्टिंग हमारा करिकुलम है ये इसको रिव्यू करते हैं, और इन केस के कहीं पे रिक्वायर है, कोई अमेंडमेंट रिक्वायर है किसी सब्जेक्ट में, तो ये उस सब्जेक्ट के लिए नया ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो तीसरे स्टेप में, फ़ेज़ 1 के तीसरे स्टेप में नया ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। अब फ़ेज़ 1 मुकम्मल हुआ तो फ़ेज़ 2 में क्या होता है, रेक्टिफिकेशन एंड अप्रूवल। जो ड्राफ्ट बना उसकी रेक्टिफिकेशन होगी। ये जो ड्राफ्ट बनता है तो इसको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रिव्यू के लिए भेजा जाता है। जैसे हमने वहाँ देखा कि जैसे ही प्रोविंशियल कमेटीज़ अपना ड्राफ्ट बना के नेशनल करिकुलम विंग को भेजती हैं, तो वो डिफरेंट टीचर्स को, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को, साइकोलॉजिस्ट को, उनको भेजते हैं, दिखाते हैं कि जी आप इस पे अपने कमेंट्स दें। तो इसी तरह यहाँ पे भी करिकुलम जो ड्राफ्ट बनाया जाता है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सर्कुलेट किया जाता है कि वो उसको एनालाइज़ करें, और जहाँ जहाँ पे इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो एरियाज़ आइडेंटिफाई करके बताएं। उसके बाद स्टेप 5 में दूसरी मीटिंग होती है एनसीआरसी की, यानी पहली मीटिंग में इन्होंने ड्राफ्ट बनाया और एनालाइज़ किया और ड्राफ्ट बनाया, और दूसरी में इसको फ़ाइनल करेंगे। जहाँ पे अगर ये जो स्टेप 4 है इसमें कहीं पे अमेंडमेंट की रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो इसमें कर दी जाएगी और ड्राफ्ट को फ़ाइनल कर दिया जाएगा। और 6 एंड लास्ट स्टेप में जैसे ही नेक्स्ट वीसीज़ कॉन्फ्रेंस होगी, अगली वीसी कॉन्फ्रेंस जैसे ही होगी, तो उसमें ये जो करिकुलम है, ये करिकुला है, इसको जो है वो अप्रूवल के लिए उनकी कॉन्फ्रेंस में पेश कर दिया जाएगा। वहाँ से अप्रूव होगी तो ये जो है फिर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो ये हमारा हायर एजुकेशन लेवल पे करिकुलम का डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। तो हमारा टाइम काफ़ी हो गया है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को कहीं से किसी बात की समझ ना लगी हो, कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी सर, 2 क्वेश्चन है सर। जी सर, नंबर 1, करिकुलम डेवलपमेंट में ब्लूम टैक्सोनॉमी का भी कोई रोल होता है? हाँ, पाकिस्तान में मोस्टली जो है हम अपने करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस में ब्लूम टैक्सोनॉमी को जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑब्जेक्टिव्स जब हम डिज़ाइन करते हैं, ये हमने जब शायद असेसमेंट में पढ़ा था कि जब भी हम कोई करिकुलम डिज़ाइन करते हैं, किसी इदारे की इफ़ेक्टिवनेस देखते हैं, तो जब भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है तो ऑब्वियसली उसकी बेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और ऑब्जेक्टिव्स हम डिज़ाइन करते हैं किसी न किसी टैक्सोनॉमी की बेस पे, ब्लूम या सोलो। और सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एचईसी का करिकुलम है ये भी टेलर मॉडल और ताबा मॉडल के मुताबिक ही होता है या इसके लिए कोई और मॉडल इस्तेमाल किए जाते हैं? ये डिपेंड करता है, सिचुएशनल एनालिसिस है। जैसे प्रीवेलिंग कंडीशन या एग्जिस्टिंग करिकुलम को ये रिव्यू करते हैं, तो इसमें भी कोई ना कोई ऑब्वियसली मॉडल जो है वो यूज़ किया जाता है, लेकिन एक फ़िक्स नहीं है कि यही मॉडल जो है वो यूज़ किया जाएगा। इसका जो पैटर्न है, डिज़ाइन का पैटर्न करिकुलम डिज़ाइनिंग का, तो वो स्पेसिफ़िक कोई एक किया जाता है, कभी कभी दूसरा। मोस्टली जो हमारा स्कूल लेवल का करिकुलम है तो इसमें जो है टेलर और व्हीलर मॉडल, टाबा मॉडल भी सम टाइम जो है वो यूज़, मोस्टली जो है हमारे यहाँ टेलर और जो व्हीलर मॉडल है ये मोस्टली यूज़ किया जाता है। इन दोनों मॉडल तीनों को मिलाकर कोई एक स्पेसिफिक स्केच बनाया जाता है या मतलब इनको अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है? देखें, हर मॉडल के अपने स्टेप्स हैं और ये आपस में मिक्स जी नहीं हो सकते। जैसे अगर आप देखें ना, अगर टेलर मॉडल की हम बात करें तो वो कहता है कि सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आपने सेलेक्ट करने हैं। कौन करेगा? टेलर के नज़दीक ये ऑब्जेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यानी गवर्नमेंट करेगी। टापा मॉडल कहता है कि डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, यानी आप बच्चों की जो नीड इंटरेस्ट है एरियाज़ उनको देखें और फिर ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करें टीचर। अब ये इन दोनों का स्टार्ट से ही ये एक दोनों से डिफरेंट है। इसी तरह अगर हम बात करें जी फ्लो चार्ट मॉडल की, तो उसका भी अपनी अप्रोच है। तो ये जो मॉडल है बेसिकली ये ब्लेंड नहीं हो सकते, हर एक की अप्रोच डिफरेंट है। जी, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह।
जी, किसी और का कोई सवाल? जी ठीक है, कल इंशाल्लाह आपका मैनेजमेंट का जो चैप्टर है उसका टेस्ट होगा और आपकी क्लास कल ऑफ होगी। कल अच्छी तरह से टेस्ट को प्रिपेयर करें, कल संडे भी है तो कोशिश करें सारा कोर्स एक दफ़ा जो टेस्ट का है वो रिव्यू कर लें। इंशाल्लाह फिर परसों जो है मुलाकात होगी 4 बजे। अल्लाह हाफिज़।